मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी मैम आ रही। हाँ। हाँ, तो एक 9 मार्क का प्रश्न है, उत्तर भारत की जैन गुफाएं। और दूसरा 12 मार्क का प्रश्न है, भारत के मंदिरों की शैलियाँ। ये जो आपको तीसरे यूनिट में 12 मार्क का दिया है। तो आज अगर समय रहा तो हम यही जो है, भारत के जो मंदिर है उनमें कौन कौन से शैली के मंदिर होते हैं उनको पहले कवर करेंगे, क्योंकि आज मुझे दूसरा क्लास नहीं है। तो ये बड़ा प्रश्न है, तो पहले आज ये कवर हो जाएगा। आप अपने कार्य में लग सकते हो। ठीक। देखो, भारत में जो भी मंदिर मिलते हैं वो 3 शैलियों में मिलते हैं। पहली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली, और तीसरी है वेसर शैली। ठीक। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। 1 मिनट। हाँ, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्क्रीन शेयर सभी को हो रही है? मेरी यस मैम। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्योंकि आप लोगों यस का मुझे मैम, रिटर्न बस ठीक आवाज है। नहीं आ रहा है। एक मिनट में मेरे ही इंटरनेट से कनेक्ट कर देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम। अच्छा। और मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है ना? हाँ। अब ब्रेक नहीं हो रही ना मेरी आवाज? अब तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। सभी को क्लियर आवाज आ रही है? क्लियर है मैम, क्लियर है। ठीक है। देखो, जो भी हम पूर्वकालीन और मध्यकालीन शिल्प देखते हैं उसमें जो मंदिरों की स्थापत्य शैली है, चाहे आप हिंदू परंपरा के मंदिर देखें, चाहे आप जो बौद्ध परंपरा के मंदिर है उनके मंदिर देखें, या जैन परंपरा के मंदिर देखें, ये सभी प्रकार के मंदिर 3 शैलियों में उपलब्ध होते हैं। उसमें सबसे पहला है नागर शैली। नागर शैली के ज्यादातर मंदिर पाए जाते हैं हिमालय और विंध्याचल की पहाड़ियों में। ठीक। फिर दूसरी है द्राविड़ शैली। ये कृष्णा और कावेरी नदियों के आसपास जो नगर रहे हुए हैं या उसके आसपास की जो क्षेत्र है उसमें द्राविड़ शैली के मंदिरों की रचना हमें देखने को मिलती है। और तीसरे है वेसर शैली, जो विंध्याचल की पहाड़ियां है, सह्याद्री की पहाड़ियां है, उसके बाद कृष्णा आदि नदियां है, इनके बीच की जो भूमि है जहां पर द्राविड़ की भी और नागर शैली इन दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है, वो वेसर शैली के मंदिर उन भूमियों में पाए जाते हैं। आपको देखो, तीनों मंदिरों की संरचना आपके सामने दी है। जो पहला है वो नागर शैली का है, इसमें बहुत सारे गर्भगृह, बहुत सारे छोटे छोटे विमान आदि ऐसी के रूप में मंदिरों की रचना होती है। दूसरा है द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली की सबसे बड़ी मुख्यता होती है कि यहाँ पर भव्य प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। और वेसर शैली जो होती है, वो जो मंदिर है, वो नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दो शैलियों के जो मंदिर है उनकी संरचना, दोनों की कुल मिलाकर संरचना के रूप में इसकी रचना होती है। ठीक। सबसे पहले नागर शैली में क्या विशेषताएं होती है वो हम देखते हैं। नागर शैली के तीनों भी जो मंदिर है, ये इसके प्राचीन उदाहरण जो हमें मिलते हैं ये गुप्त काल के ही मिलते हैं। ठीक। तो जो गुप्त काल के मंदिर है उसमें हिंदू परंपरा के देवगढ़ के दशावतार मंदिर देखिए या भीतरगांव का मंदिर देखिए, इनकी नागर शैली के ये मंदिर है। और इनके दो विशेषताएं होती है। एक तो इसमें विमान होते हैं, जो विमान यानी जो छोटे छोटे गर्भगृह मंडपम होते हैं, और छोटे छोटे मंडपम में बीच में बड़ा एक मंडप होता है, और इन सबका ऊपर कुछ ना कुछ कलश जैसे शिखर होता है, इसे विमान कहा जाता है। ठीक। ये नागर शैली का जो मंदिर है, इसकी नीचे की जो भूमि है वो आयताकार ही होती है। फिर जो भूमि है और उस भूमि के ऊपर जो मंदिर का निचला स्तर है, उनके बीच में एक और प्रस्तर रखा जाता है। यानी भूमि के ऊपर एक ओटा जैसा बनाया जाता है और उसके ऊपर मंदिर का आपकी निर्माण। आवाज चली गई थी, आपकी आवाज चली गई थी, अभी आएगी। अच्छा। जब भी ब्रेक हो ना मुझे वापस बताना। ठीक।
हाँ देखो, हाँ, मैंने बताया। अच्छा आप। अच्छा अच्छा। तो नागर शैली का जो मंदिर बनाया जाता है, उसके नीचे की भूमि आयताकार होती है, और भूमि पर एक प्रस्तर होता है या एक बड़ा ओटा होता है, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण होता है। ठीक। और छोटे छोटे मंदिर, जो मंडप जैसे छोटे छोटे मंदिर है, और बीच में एक बड़ा मंदिर मंदिर होता है। इनके इसे बहुत सारे मंदिर होने के कारण अपने आप इस मंदिर का जो आकार है वो तीन कोनों वाला बन जाता है। इसलिए इसे त्रिरथ और तिकोना भी कहते हैं। ज्यादातर हम जो नागर शैली के मंदिर देखते हैं, उसमें एक मुख्य मंदिर होता है, उसके पार्श्व भाग में जो छोटे छोटे दो और छोटे मंदिर होते हैं, और दोनों साइड, आगे से दोनों साइड दो दो विमान जैसे मंदिर हो, तो उन्हें सप्तरथ कहा जाता है। जैसे इस साइड दो मंदिर, इस साइड दो मंदिर, बीच का एक मंदिर, ऐसे पांच, और पीछे की साइड दो, ऐसे कुल मिलाकर सात मंदिरों की रचना वहां पर होती है, इस कारण उसे सप्तरथ कहते हैं। वहीं पर अगर कहीं कहीं पर और बड़े मंदिर हमें देखने को मिलते हैं नागर शैली में, जैसे कि बीच का एक मुख्य मंदिर होता है, उसके दोनों ओर से चार चार छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं, और पिछली ओर दो होते हैं। ऐसे नव छोटे छोटे और बड़े, कुल मिलाकर नौ मंदिरों की रचना होती है, इसीलिए उसे नवरथ भी कहते हैं। जैसे आपने रनकपुर का जैन मंदिर देखा होगा, उसकी जो शैली है वो नागर शैली है। इसमें एक मुख्य मंदिर है, लेकिन उसके आजू बाजू में क्या है, छोटे छोटे विमानों से शिखर युक्त छोटे छोटे मंडपम भी है ना, तो वो नागर शैली का उदाहरण है। ठीक। देखिए, नागर शैली की विशेषताएं देखिए। नागर शैली के मंदिरों में ऊपर शिखर होता है, और शिखर पर कलश होता है। कलश के नीचे एक गोलाकार में एक पत्थरों का ही आमलक बना हुआ होता है। एक मिनट, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। आपको नीचे इमेज दी हुई है, देखिए। ये है नागर शैली का मंदिर, दिख रहा है आपको? इसमें जो है ना ये शिखर, ये शिखर नागर शैली की विशेषता है। और इस शिखर के हाँ ठीक नीचे है। जो पत्थर का बना हुआ गोल दिख रहा है, ये जिसको और जिसमें लाइंस लगाई हुई है यहाँ पर, इसे कहते हैं आमलक। यहाँ पर गोपुरम लिखा है, लेकिन गोपुरम द्रविड़ में भी शब्द आता है, तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। द्रविड़ में गोपुरम को, जो मुख्य द्वार है, उसे गोपुरम कहा गया है। इसे आमलक शब्द जो आया ना, उसे आमलक कहते हैं। ये नागर शैली की मंदिरों की विशेषता है। तो जहां पर भी आपको ऊपर कलश मिले तो समझना ये क्या है, नागर शैली का मंदिर है। ठीक। हाँ। तो नागर शैली की प्रमुख विशेषता है कि इसका शिखर होता है, और शिखर के नीचे जो होता है वो आमलक की जैसी गोलाकार एक पत्थर की बनी हुई शिला होती है। ठीक। नागर शैली के जो मंदिर का शिखर है उसे रेखा शिखर भी कहा जाता है। नागर शैली के मंदिरों में दो मुख्य गृह होते हैं। एक होता है गर्भगृह, जो वहां के मूल नायक की प्रतिमा का वहां पर वो उस वहां पर उसका उनको प्रतिष्ठित किया जाता है। और उसके बाजू में, उस गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले भी छोटे छोटे गृह होते हैं, हॉल होते हैं, उन्हें कहते हैं मंडप। गर्भगृह जो मुख्य मंदिर है वो ऊंचा होता है, और उसके पहले के जो छोटे छोटे हॉल है वो गर्भगृह से हमेशा छोटे ही रहते हैं। ठीक। गर्भगृह के ऊपर घंटाकार संरचना होती है, जैसे हमने देखा ना, ऊपर ऊपर कम कम होते होते जाते हैं, और ऊपर शिखर आ जाता है, कलश वहां पर रहता है, जिससे मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो नागर शैली के मंदिर जो है, उसकी ऊंचाई बढ़ने के पीछे रीजन ये भी होता है कि वो धीरे 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 शिखर तक चला जाता है। ठीक। और मंदिर के गर्भगृह का जो छत है, वहां से लेकर ऊपर शिखर तक का जो भाग है, उसके बीच के भाग को विमान कहा जाता है। ठीक। नागर शैली के मंदिरों में मुख्य चार कक्ष होते हैं। एक होता है गर्भगृह, एक होता है जगमोहन, एक होता है नाट्य मंदिर, और एक होता है भोग मंदिर। भोग मंदिर जहां पर भगवान का भोग आदि बनाया जाता है, और कभी कभी प्रासादी के रूप में भी वहां पर दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि प्रासादी का जो स्थल है, जहां पर सामान्य लोगों को प्रसाद दिया जाता है, वो हमेशा मंदिर के बाहर होता है। पर भगवान का जो भोग बनाया जाता है, उस भोग बनाने वाले स्थान को भोग मंदिर कहा जाता है।
ठीक, जहां पर विविध प्रकार के भजन आदि चलते हैं, कीर्तन आदि चलते हैं, कभी कभी नाट्य आदि दिखाए जाते हैं। उसको दिखाने के लिए भी एक हॉल रखा जाता है नागर शैली के मंदिर में, उसे नाट्य मंदिर कहा जाता है। ठीक, और गर्भगृह जो मेन गृह होता है जहां पर मूल नायक की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, वो गर्भगृह, और उसके बाजू का जो हॉल है उसे जगमोहन कहा जाता है। ये चार नागर शैली के मंदिरों में मुख्य कक्ष के रूप में होते हैं। ठीक, पहले नागर शैली के अगर आप प्राचीन मंदिर देखो तो प्राचीन मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे, पर बाद के मध्यकालीन जो नागर शैली के मंदिर देखते हो तो इसमें अब स्तंभों की भी प्रमुखता देखने को मिलती है। जैसे दिलवाड़ा का मंदिर है, जो कि 11वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया है, ये भी नागर शैली का ही उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसमें 1444 खंबे बनाए गए हैं, खंभों के लिए वो विशेष रूप से रहा हुआ है। तो ये नागर शैली के जो मध्यकाल में मंदिर बनाए गए उनमें स्तंभों की भी विशेषता रही। ठीक, ये सारे स्तंभों की शुरुआत नागर शैली के मंदिरों में 8वीं शताब्दी के बाद शुरू हुई। ये देखो राणकपुर का मंदिर, नागर शैली में निर्मित जो प्रमुख जैन मंदिर है उनको पहले हम देखेंगे। ये राणकपुर का मंदिर है जो नागर शैली में बनाया गया है। दूसरा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट ठीक आबू से में। दिख नहीं रहा है मैम, दिख नहीं रहा है। एक मिनट, राणकपुर का मंदिर मैंने दिखाया हुआ है, बाकी मंदिर दिख नहीं रहा। अभी दिख रहा है। अच्छा। देखो, हाँ अब ये दिख रहा है। मुख्य मंदिर, ये मुख्य गर्भगृह, इसके ऊपर शिखर है, बाजू में विमान जैसे छोटे छोटे मंडप है, जिससे एक से ज्यादा मंदिर यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक, इसकी भूमि नीचे से आयताकार होती है, भूमि के ऊपर पहले प्रस्तर बनाया जाता है और फिर मंदिर का निर्माण होता है। मंदिर में शिखर होने के कारण इस मंदिरों की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। जो मेन गर्भगृह है वो सबसे बड़ा होता है, बाकी के जो मंडप है वो हमेशा उस गर्भगृह से छोटे ही होते हैं। ये नागर शैली की विशेषताएं हमें इन मंदिरों में देखने को मिलती है। ठीक, इसके अलावा जो प्रमुख जैन मंदिर है जिनकी नागर शैली की विशेषता है, उनमें कुछ मंदिर है जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है। ये भी नागर शैली की विशेषताओं को लेकर लेते हुए है। फिर है हती सिंह का मंदिर, शत्रुंजय मंदिर जो गुजरात में पालिताना के रूप में प्रसिद्ध है, वहां के मंदिरों का निर्माण भी नागर शैली से ही हुआ है। फिर गिरनार के कुछ मंदिर है और कोटा के मंदिर है जो ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं, नागर शैली की विशेषताओं को लेते हुए। ठीक, नागर शैली के जो निर्मित जैन मंदिर है उनकी चार विशेषताएं हैं। सबसे पहले कि गर्भगृह का ऊपर का जो शिखर है वो सबसे ऊंचा होता है। जैन मंदिरों को अगर आप देखें हिंदू के अपेक्षा या वैष्णव मंदिरों की अपेक्षा, तो जैन मंदिरों के नागर शैली के जो मंदिर है उनके शिखर जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक, दूसरा है शिखर पर आमलक होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया था ना वहां पर गोपुरम नाम आया था, वो आमलक आपको जैन मंदिर में ही ज्यादातर देखने को मिलेगा, जो कलश के नीचे होता है। ये हिंदुओं के जो नागर शैली के मंदिर है उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक, उसके बाद है विस्तृत मंडप। अगर आप हिंदुओं के मंदिर देखो तो उनके जो मंडप है ये जैन मंदिरों की अपेक्षा छोटे होते हैं। जैन मंदिरों में जो मंडप है ये विस्तृत होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जहां पर दो दो विमान बाजू में होते हैं उसमें उन मंदिरों को सप्तरथ कहा जाता है। जहां में चार चार विमान बाजू में होते हैं, चार चार छोटे छोटे मंडप होते हैं, उन मंदिरों को नवरथ कहा जाता है। लेकिन जैन मंदिरों को देखो तो आपको चार से भी ज्यादा मंडप देखने को मिलेंगे, है ना। और वो मंडप भी बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि दिलवाड़ा में 1444 तो खंबे ही है, तो आप सोचिए वो सभागार कितना बड़ा हुआ होगा। तो ये विस्तृत मंडप भी जैन मंदिरों के नागर शैली के जो मंदिर है उनकी विशेषता है। फिर है उभरी हुई दीवारें और उत्कृष्ट मूर्तिकला। उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए तो जैन पुरातत्व में हमने बहुत उदाहरण देखे हैं, और यहाँ की दीवारें भी उभरी हुई है, इन पर भी आपको कोई ना कोई नक्काशी देखने को मिलेगी, विशेष प्रसंग देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ सूक्ष्म तरीके से या बहुत बारीकी से वहां पर डिजाइन आपको देखने को मिलती है। ठीक, अब गर्भ गुप्त काल में जो नागर शैली की वास्तुकला रही उसे हम देखते हैं कि गुप्त काल में नागर शैली क्या रही। ठीक,
नागर शैली हमने देखा हिमालय और विंध्य के बीच के भूमि से जुड़ी हुई है। विंध्याचल पर्वत और हिमालय, इसके बीच में जितने भी राज्य आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं जो उत्तरी और पूर्व भाग से संबंधित है, थोड़ा थोड़ा पश्चिम का भी भाग इसमें आ जाता है। यहाँ पर हर जगह पर आपको नागर शैली के मंदिर ही देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ वेसर शैली के भी आ जाते हैं जो कि बाद में बनाए गए हैं। ठीक। नागर शैली, इसमें जो नागर शब्द है वह नगर शब्द से बनाया हुआ है। नगर यानी जो मुख्यतः नगर शहर में बनाया जाता था, ऐसे मंदिर उस समय के जो समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। ठीक। इसमें नगर में जैसी इमारतें होती है, अगर छोटे गांवों को देखो तो वहां पर आपको छोटे छोटे घर देखने को मिलते हैं, झोपड़ियां अधिकतर देखने को मिलती है। वहां पर आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को नहीं मिलती है। बड़ी बड़ी इमारतें देखने को कहाँ मिलती है? हमें नगरों में मिलती है। तो नगरों में जैसे घरों की संरचना होती है, इमारतों की संरचना होती है, वैसे ही संरचना गुप्त काल में ये नागर शैली के मंदिरों की रही हुई है। इस कारण से भी इसे नागर शैली कहा गया है, इस शैली को। ठीक। इसमें एक मुख्य लंबा मंदिर और निकटवर्ती छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वो हमने देखा है। ठीक। अभी देखो इसके कुछ अंग है, नागर शैली के मंदिरों में पाए जाने वाले कुछ अंग होते हैं, वो कुछ अंग हम देखेंगे। उसमें सबसे पहला है मूल आधार, जिस पर यह मंदिर टिका हुआ होता है, जिस पर यह भवन खड़ा किया जाता है। उसके पहले नीचे आयताकार में मुख्य रूप से कि इसके बीच में ही जो आयताकार भूमि निर्धारित की जाती है और उस पर प्रस्तर का निर्माण किया जाता है, उस पर ही मंदिर का भवन खड़ा होता है। उसे कहते हैं मूल आधार, जो नींव है। ठीक। उसके बाद है मसूरक, जो नींव है और जो दीवारें है उसके बीच में थोड़ी जगह बनाई जाती है, थोड़ी डिजाइन वहां पर होती है जो कि प्रस्तर के रूप में थोड़ी जगह रखी जाती है। जमीन है और जमीन के ऊपर भवन खड़ा करने से पहले एक प्रस्तर बनाया जाता है, उसे मसूरक कहा गया है। ठीक। फिर जंघा यानी जो दीवारें हैं, जो गर्भगृह की पूरी दीवारें हैं, उन दीवारों को जंघा कहा जाता है। शिखर, जो मंदिर का ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग जिस पर ध्वजा फहराई जाती है, उसे शिखर कहा गया है। ठीक। फिर है ग्रीवा, शिखर का जो ऊपरी भाग है, शिखर का भी ऊपरी भाग जो है जिस पर ध्वजा, जिसमें कलश रखकर जिसमें क्या किया जाता है, ध्वजा को रखा जाता है, उस सबसे ऊपरी भाग को ग्रीवा कहा जाता है। फिर वर्तुलाकार आमलक, जो कि हमने देखा था, वो कलश के नीचे का भाग होता है। और फिर कलश, जिसमें ध्वजा रखी जाती है। ये प्रमुख नागर मंदिरों के अंग है। ठीक। हम्म। अभी देखो दूसरा है द्राविड़ शैली। इन दोनों में क्या अंतर है वो हम बाद में देखेंगे। अब दूसरी शैली जो है वो द्राविड़ शैली है। इसका संबंध दक्कन के पठार, सह्याद्री पर्वत का निचला भाग और दक्षिण भारत, दक्षिणापथ, इन सब से है। इसके कुछ नमूने हमें उत्तर भारत में भी देखने को मिलते हैं और मध्य भारत में भी देखने को मिलते हैं। मध्य भारत में ज्यादातर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आपको द्राविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे, पर सबसे ज्यादा ये मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में ही होता है। दक्षिण भारत के मंदिरों को आप देखते हो, जैसे हिंदू मंदिरों को देखते हो, वो जो एक पर एक जो होती है, ऊपर तक मूर्तियां होती है, वो जो हिंदू मंदिर के दिखाए जाते हैं वो सारे द्राविड़ शैली के हैं। इसमें क्या होता है, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो नागर शैली में क्या होता है, ऊपर ऊपर जाते 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 एकदम शिखर जो है वो एकदम छोटा हो जाता है, जिस पर मात्र कलश बैठे इतना ही स्थान होता है। अगर आप द्राविड़ शैली के मंदिर देखो तो इसकी रचना पिरामिड जैसी होती है, पर ऊपर एंड में टोक नहीं होता। उसका एंड जो है वो एकदम टोकदार नहीं, बल्कि वहां पर भी थोड़ा सा भाग होता है ना। और इसमें मंजिल पर मंजिल होती है और प्रत्येक मंजिल में आपको मूर्तियां देखने को मिलती है। ठीक। और उसका अगर आप अंत में जाओ तो वहां पर गुबंदाकार आकृति होती है, कोई टोक नहीं होता है, शिखर नहीं होता है, एक गुबंदाकार आकृति होती है जिस पर स्तूप, और उसको स्तूपिका नाम के नाम दिया जाता है। ठीक। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूर्वकालीन जो परंपरा थी उसमें
पिरामिड का जो द्राविड़ शैली में ऊपर का जो पिरामिड है उस पर इतनी मूर्तियां नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल आता गया तो मध्यकाल में इन पिरामिड पर भी मूर्तियों का निर्माण होने लगा। जब हम नागर शैली और द्राविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर है उसमें देखेंगे तो उसको में आपको ध्यान में आएगा कि नागर शैली में जो देवताओं की मूर्तियां हैं ये सारे मंदिर के अंदर होती है, और द्राविड़ शैली में मंदिरों के बाहर भी देवताओं की मूर्तियां आपको देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर जो ऊपर का पिरामिड है उस पर भी क्या होता गया, मूर्तियों की संख्या बढ़ती गई। अगर आज आप वर्तमान में अगर कर्नाटक तमिलनाडु में आप मंदिरों को देखेंगे, चाहे हिंदू मंदिरों को देखो, उन मंदिरों के बाहरी भाग में भी आपको बहुत सारी मूर्तियां नजर आएगी। ये द्राविड़ शैली का एक विशेषता है। ठीक, द्राविड़ मंदिर में भी आयताकार गर्भगृह होता है, भले ही उसका बाहर का भाग या निचले जो नींव है वो चौरस आकार की रही हो, लेकिन उसका जो मुख्य मंदिर है वो आयताकार होता है क्योंकि वो लंबा होता है। ठीक, और इसके लिए बाहर चारों ओर से प्रदक्षिणा के लिए मार्ग भी होता है कि उस मंदिर के बाहर आप प्रदक्षिणा कर सकते हो। ये द्राविड़ शैली की विशेषता है। ठीक, इसमें भी स्तंभ पर जो है, इसमें पहले द्राविड़ शैली के मंदिर जो होते थे इसमें मुख्य 2 या 4 स्तंभ ही होते थे, लेकिन बाद में इनके भी स्तंभ बढ़ते गए। और दूसरी जो है नागर शैलियों की विशेषता कहिए या वेसर शैलियों की विशेषता कहिए, यहाँ पर भी क्या होता गया, स्तंभों पर विशेष प्रकार के नक्शीकार डिजाइन वगैरह बनते गए। ठीक, द्राविड़ शैली की सबसे बड़ी मुख्यता है, सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको एक गोपुरम होता है। गोपुरम यानी मंदिर, मंदिर और जो प्रवेश द्वार है इसके बीच में बहुत जगह जगह होती है। एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार होता है, उसके बाद व्यक्ति चलता जाता है और उसके बाद मंदिर की शुरुआत होती है। तो मंदिर के पहले एक भव्य प्रवेश द्वार रखने की पद्धति दक्षिण भारत में रही हुई है, और वो भव्य जो प्रवेश द्वार है उसे गोपुरम कहा गया है। और ये आज भी द्रविड़ शैली में ही ज्यादातर देखने को मिलता है। अब तो ठीक है, लोगों का आवागमन बढ़ गया है, तो जब नए नए मंदिर बनते हैं, जो अर्वाचीन मंदिर बन रहे हैं, उसमें कहाँ ना कहीं कि कुछ द्रविड़ शैली को भी मिक्स किया जाता है, कुछ वेसर शैली को भी मिक्स किया जाता है, कुछ नागर शैली के भी कुछ विशेषताओं को मिक्स करके नए मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे हम नए मंदिरों को देखेंगे तो आपको प्रवेश द्वार हर जगह मिलेगा, प्रवेश द्वार रहेगा, फिर चलते जाओ और फिर मुख्य मंदिर रहेगा। तो ये पर ये मुख्यता जो है ये विशेषता मात्र द्राविड़ शैली की थी, अब ये हर जगह यूज हो जाती है। ठीक, इसके प्रमुख 2 लक्षण पाए जाते हैं। इस शैली में मुख्य मंदिर के 4 से अधिक पार्श्व होते हैं। पार्श्व यानी पीछे और मंदिरों का होना। ठीक, जैसे नागर शैली में कंपलसरी पीछे 2 छोटे छोटे मंदिर होते हैं, पार्श्व भाग होते हैं, वैसे द्राविड़ शैली में 4 से अधिक होते हैं। ठीक, और दूसरा है मंदिर का जो शिखर है उसकी जो आकृति है वो पिरामिड के जैसी होती है। शिखर टोकदार, जैसे नागर शैली में ऊपर टोक आ जाता है वैसा नहीं होता है इसका शिखर, इसकी पिरामिड के आकृति में ही होती है। ठीक, अभी देखिए इसकी मैं आपको मंदिर की आकृति दिखाती हूँ। यह है द्राविड़ शिखर, द्राविड़ मंदिर। देखो, इसमें एक प्रवेश द्वार होता है पहले, मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से आपको प्रवेश द्वार की निर्माण किया जाता है। और कभी कभी इस प्रवेश द्वार के बाहर होकर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ के पिरामिड को देख सकते हो। ठीक, यहाँ पर उन्होंने शिखर दिखाया है। ऐसा आपको ज्यादातर, आपको मैं एक मंदिर दिखाऊंगी, हिंदू परंपरा का मंदिर दिखाती हूँ या मूड़बिद्री का मंदिर दिखाती हूँ, उसमें एक पिरामिड की संरचना है। ठीक, ये जो प्रवेश द्वार है इसे गोपुरम कहा जाता है, ये द्राविड़ शैली का मंदिर है। फिर इस गोपुरम से, इस प्रवेश द्वार से हम अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने के बाद पहले एक छोटा गृह होता है, हॉल होता है, इसे मंडप कहा जाता है द्राविड़ शैली में। ठीक, फिर उसके बाद एक मेन मंदिर होता है जहां पर मूल नायक की प्रतिमा स्थित होती है, इसे गर्भगृह कहा जाता है। ठीक, इस मंदिर का जो ऊपरी भाग है पिरामिड, उसे शिखर ही कहते हैं द्रविड़ में भी, बस वो पिरामिड के स्ट्रक्चर का होता है। और ये जो दीवारें हैं जहां से पिरामिड की और मंदिर गर्भगृह की जो रचना होती है और ऊपर ऊपर जाते हैं, उनको कहा जाता है विमान। ये इतने ही भाग होते हैं, ये द्रविड़ मंदिरों के, द्रविड़ शैली के जो मंदिर है
उनका ये मुख्य भाग है, ये मुख्य उनके अंग है। गोपुरम, मंडप, ऊपर शिखर, ये जो मूल नायक की प्रतिमा है वो गर्भगृह, और यहाँ के जो भित्ति है जहां से वो ऊपर ऊपर पिरामिड की रचना हो रही है उसे कहते हैं विमान। ठीक। अब देखिए, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? हो रही है मैम। हाँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए, द्राविड़ शैली, इसके हमने देखे कि इसमें चार ही आपको मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ के मंदिरों में आपको द्राविड़ शैली दिखेगी। इसमें चार ही विशेषताएं या चार ही इसके अंग है। चार अंग कौन से हैं? गोपुरम जो भव्य प्रवेश द्वार होता है, फिर विमान, मंडपम और गर्भगृह। ठीक। अब ये द्राविड़ शैली में कौन कौन से जैन मंदिर पाए जाते हैं? तो जो तमिलनाडु, कर्नाटक में पाए जाने वाले मंदिर है ये द्राविड़ शैली में पाए जाते हैं। जैसे कि श्रवण बेलगोला का मंदिर जो भंडारी बसदी के नाम से प्रसिद्ध है, वो भंडारी बसदी भी जो है वो द्राविड़ शैली से बनी हुई है। वहां पर भी आपको आपने अगर देखा होगा तो बाहर प्रवेश द्वार दिखेगा, अंदर बहुत सारी चलने के लिए जगह है, उसके बाद मुख्य मंदिर का निर्माण, वहां पर मुख्य मंदिर पाया जाता है। फिर है मूड़बिद्री का मंदिर। मूड़बिद्री का मंदिर भी कैसी है? द्राविड़ शैली में बनाया गया है। गोमटेश्वर का मंदिर जो ऊपर पाया जाता है वो भी कर्नाटक का। फिर तमिलनाडु का जो कुंभकारी जैन मंदिर है, अरनी जैन मंदिर है, और कानाकुंद जैन मंदिर जो कर्नाटक में पाया जाता है। ये सारे जो मंदिर है ये द्राविड़ शैली में, जैन मंदिर जो है ये द्राविड़ शैली में बनाए गए हैं। इसमें आपको गोपुरम भी देखने को मिलेगा, विशाल जो सभागार है गृह वो भी देखने को मिलेगा, आपको प्रवेश द्वार और शिखर भी देखने को मिलेगा जो कि द्राविड़ शैली के समान है। यहाँ के जो मंदिर है द्राविड़ियन शैली में, उनकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो गोपुरम है प्रवेश द्वार, ये हिंदुओं की अपेक्षा जैन मंदिरों के प्रवेश द्वार भव्य है, बड़े हैं। ठीक। ये प्रवेश द्वार तो आपको अब उत्तर भारत के जो नागर शैली के मंदिर है उनके भी बाहर देखने को मिलेंगे। ठीक। फिर यहाँ के जो मंदिर है वो स्तंभ युक्त है, जो कि हमने देखा था मूड़बिद्री में 1000 स्तंभों वाला मंदिर पाया जाता है। तो यहाँ के मंडप ही स्तंभ युक्त है, गर्भगृह में स्तंभ नहीं होता। गर्भगृह के बाहर जो सभागृह है उसमें ही स्तंभ पाए जाते हैं। और द्राविड़ जो जैन मंदिर है उनकी विशेषता है कि इनके बाहर भी आपको स्तंभ देखने को मिलते हैं। ये क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि दक्षिण भारत में ज्यादातर जो जैन मंदिर है ये दिगंबर परंपरा से प्रभावित है, और दिगंबर परंपरा के जैन मंदिरों की ये विशेषता रही हुई है कि इनके मंदिरों के बाहर मान स्तंभ भी होता है। इसीलिए दक्षिण भारत में जो द्राविड़ जैन मंदिर, द्राविड़ शैली के जो जैन मंदिर मिलते हैं, वे सारे जैन मंदिरों में आपको बाहर स्तंभ भी मिलेगा। ठीक। फिर उसके बाद है यहाँ पर ग्रेनाइट के जो पत्थर है उन पर भी नक्काशी मिलती है, ये जैन मंदिरों की विशेषता है। ठीक। फिर गर्भगृह के ऊपर आपको विमान देखने को मिलता है, और यहाँ पर विशाल मूर्तियां हैं जो कि एकल शिला मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये दक्षिण भारत के द्राविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। हम्म। ठीक। अभी देखिए, द्राविड़ और नागर शैली के जो मंदिर है इनमें अंतर क्या होता है? सबसे पहले स्थान को लेकर, स्थान का प्रभाव या उस क्षेत्र का प्रभाव उन मंदिरों में पाया जाता है। जैसे कि नागर शैली के मंदिर जो है वो हमें उत्तर भारत में नजर आते हैं, और द्राविड़ शैली के जो मंदिर है वो ज्यादातर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो उत्तरी भागों में जैसे घरों की रचना रही हुई है, वहां के संस्थानों की रचना रही हुई है, वहां के विद्यालय आदि की रचना रही हुई है, उसका भी असर उन मंदिरों पर रहा हुआ है। प्राचीन समय में वहां पर जैसे मंदिरों की, इमारतों की रचना होती थी वैसे ही स्टाइल में वहां के मंदिर होते थे, है ना? इसीलिए नागर शैली के जो मंदिर है उस पर उत्तर भारत का क्षेत्र जो है वहां पर रही हुई इमारतों का असर पाया जाता है, जबकि द्राविड़ शैली के मंदिरों में दक्षिण क्षेत्र में जैसे संस्थानों का निर्माण होता था वैसा उसका असर उन मंदिरों में पाया जाता है। ठीक। दूसरा है मीनार। मीनार यानी ऊपर का टॉवर।
अगर आप नागर शैली के मंदिर को देखें तो वहां के ऊपर के टावर को शिखर कहते हैं, और वहीं पर द्राविड़ शैली के मंदिरों में ऊपर के जो टावर है, वो जो मीनार है, उस मीनार को विमान कहा जाता है। ये दोनों मंदिर में हालांकि दोनों भी शिखर तक ही जाता है, पर वहां पर मंदिर के ऊपरी भाग को शिखर शिखर कहा जाता है। यहाँ पर शिकारा लिखा है, वह शिखर है, और इधर उसे ही ऊपरी भाग को विमान कहा जाता है। ठीक। यहाँ की जो मंदिर की वास्तुकला है, इसमें आपको एक से ज्यादा शिखर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं, और छोटे छोटे मंदिर भी है तो उनको भी शिखर होता है। नागर शैली में जो एक साथ छोटे छोटे मंडप जैसे मंदिर होते हैं, उनको भी शिखर होता है। इसीलिए नागर शैली में मात्र एक शिखर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुख्य मंदिर जो है गर्भगृह, उसका भी शिखर है, और अन्य छोटे छोटे मंदिर है उनको भी शिखर होता है, और हर जगह ध्वजा लगाई जाती है। तो इस कारण से यहाँ के जो शिखर है, नागर शैली के मंदिरों के शिखर, इसमें एक से ज्यादा शिखर देखने को मिलते हैं। ठीक। और द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली में आपको केवल एक ही शिखर देखने को मिलेगा, जिसे विमान कहा जाता है। वो एक ही होता है। जहां बाजू में जो मंडप है, हमने अभी द्राविड़ शैली की चित्र देखा था, उसकी इमेज देखी थी। उस मंडप में जो शुरुआत में जो मंडप दिया गया था, उस मंडप में कोई शिखर नहीं था। वो तो क्या था, समान, जैसे नॉर्मल एक रूम होता है, रूम का जैसा छत समान होता है, वैसा उनका मंडप होता है। और जो मेन गर्भगृह है, उसको ही विमान यानी शिखर होता है। तो इसीलिए द्राविड़ शैली के जो मंदिर है, उनमें आपको एक ही शिखर देखने को मिलता है। ठीक। और इनका जो शिखर है नागर शैली का, वो उसका जो ऊपर शिखर में जाने की जो जगह है, ये विमान जैसी नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप नहीं होती है, ये सीधा आपको ऊपर शिखर तक लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पिरामिड है, पिरामिड में जैसे एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही द्राविड़ शैली के आपको शिखर तक जाने का रास्ता दिखेगा। ठीक। तीसरा है, देखो मंदिर के बाहर जो चित्र आदि होते हैं, नक्काशी आदि होते हैं। अगर आप उत्तर भारत के नागर शैली मंदिरों को देखोगे, जैसे खजुराहो के मंदिर आदि है, उसमें अलग अलग चित्र आपको देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ चित्र तो ऐसे हैं जो आप देख भी नहीं सकते हैं। जैसे काम वासना बढ़ाने वाले चित्र वहां पर आपको नागर शैली के मंदिरों में अधिक प्रमाण में देखने को मिलते हैं। उसके पीछे उनकी ये परंपरा रही है कि जो काम वासना आदि है, ये आप मंदिर के बाहर ही रखें। इसीलिए मंदिर के बाहर ही काम वासना के चित्र है। जब आप मंदिर में जाए तो वासना रहित होकर जाए। इस कारण से उत्तर भारत के जो नागर शैली के मंदिर है, उसके बाहर आपको ये काम वासना बढ़ाने वाले चित्र दिखने को मिलते हैं। पर द्राविड़ शैली के जो मुख्य मंदिर है, उसमें काम वासना बढ़ाने वाली मूर्तियां नहीं होती है। वहां पर जो मूर्तियां होती है, वो द्वारपालों की होती है। अगर आप द्राविड़ शैली के मंदिर देखो, तो बाहर आपको अलग अलग प्रकार के देवता, जो विचित्र मुखाकृति वाले होते हैं, जिनको एक राक्षस के जैसे, असुर के जैसे उनकी मूर्तियां होती है, जो कि एक रक्षक के रूप में उनको वहां पर खड़ा किया जाता है, ताकि कोई भी असुर हो, कोई भी राक्षस हो, कोई भी वन्य प्राणी आदि हो, वो उस मूर्ति को देखकर ही डर जाए, और उस मूर्ति और उस मंदिर को हानि ना पहुंचाए। तो दोनों भी मंदिरों में, चाहे नागर शैली का मंदिर हो, चाहे द्राविड़ शैली का मंदिर हो, इन दोनों के ही बाहर आपको मूर्तियां देखने को मिलती है, नक्काशियां देखने को मिलती है। लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर काम वासना बढ़ाने वाली छवियां आपको देखने को मिलती है, जबकि द्राविड़ शैली में आपको रक्षक के रूप में, द्वारपाल के रूप में कुछ मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, उनको देखने को मिलता है। ठीक। फिर पानी के लिए स्थान, अगर नागर शैली के मंदिर देखो, तो उसमें कहीं पर भी जल के लिए, जल का संरक्षण या संवर्धन करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। जलाशय का वहां पर कोई निर्माण नहीं होता है, या फिर वहां पर आप छोटा सा जल को, जल रहने वाला, या जल उसमें आप रख सकते हो, जल को संवर्धित कर सकते हो, ऐसा छोटा सा पॉन्ड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि द्रविड़ मंदिर शैली जहां पर होती है, वहां पर एक तो आपको ज्यादातर द्रविड़ मंदिर नदी के बाजू में ही देखने को मिलेंगे, या फिर बाजू में तालाब बनाया जाता है। जब तालाब ना हो, तो मंदिर के वहां पर छोटा सा पॉन्ड बनाया जाता है, जिसमें पानी का संरक्षण किया जाता है या पानी को संवर्धित किया जाता है। तो जलाशय के लिए स्थान, ये द्राविड़ शैली की विशेषता है। जबकि उत्तर भारत में मंदिरों में आपको जलाशय का स्थान नहीं मिलेगा।
इसके पीछे रीजन ये एक भी है कि उत्तर भारत में कभी पानी की कमी रही नहीं। अगर आपने कभी भूगोल में, अगर आपने भूगोल का अध्ययन किया होगा तो आपने कभी सुना होगा कि उत्तर भारत में जो नदियां होती है वहां का पानी कभी सूखता नहीं है। वो बारमाही नदियां होती है, वहां पर पानी की कभी कमतरता आज तक रही हुई नहीं है, क्योंकि वहां पर सारा पोलार रीजन ज्यादातर आ जाता है और गर्मी में वही बर्फ पानी के रूप में परावर्तित हो जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में पानी का दुष्काल हो, दुर्भिक्ष हो, ये बार बार होता है क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो गर्म है। तो पानी का तालाब सूख जाता है, तो मंदिरों का निर्माण ऐसे ही स्थान पर किया जाता है जहां पर पानी हो, या फिर उसके अंदर पानी को संवर्धित किया जाता है ताकि बार बार अभिषेक करने के लिए कोई पानी की कमतरता वहां पर ना रहे। ये उनका अंतर हो सकता है। इस कारण से नागर शैली के मंदिरों में जल के संवर्धन के लिए कोई जगह आपको देखने को नहीं मिलती, वो द्राविड़ शैली के मंदिरों में देखने को मिलती है। ठीक। फिर उसके बाद है गोपुरम। नागर शैली के मंदिर में गोपुरम का अर्थ यहाँ पर क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार। तो नागर शैली के मंदिरों में ये मुख्यतः नहीं है कि आपको प्रवेश द्वार रहे ही, क्योंकि नागर शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार की कोई पहले रचना नहीं की गई थी, या उसका कोई आपको संकल्पना वो वहां पर देखने को नहीं मिलती है। इसलिए आज भी अगर आप नागर शैली के मंदिर देखो तो हर जगह आपको प्रवेश द्वार नहीं दिखेंगे। ठीक। पर दक्षिणी मंदिरों में गोपुरम होना आवश्यक था। जब भी द्राविड़ शैली से आप किसी मंदिर का निर्माण करते हैं तो उसमें आपको प्रदक्षिणा के लिए बीच में जगह होना जरूरी है। तो प्रवेश द्वार और मंदिर, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर देखने को मिलता है। ठीक। तो गोपुरम का होना, प्रवेश द्वार का होना, ये द्राविड़ दक्षिणी मंदिरों में आवश्यक अंग के रूप में देखा जाता है। फिर है ऊपर का कलश और आमलक। इसे यहाँ पर कौवा तत्व नाम आया है, पर वो कलश तत्व है कि कलश नागर शैली के मंदिरों में ही देखा जाता है कि ऊपर मंदिर के शिखर पर कलश रखने की परंपरा। द्राविड़ शैली में उसे शिखर कहा जाता है, वहां पर कलश रखने की परंपरा नहीं है। ठीक। कलश और आमलक ये आपको नागर शैली में ही देखने को मिलेंगे। फिर मंदिर निर्माण का उद्देश्य। मंदिर निर्माण का उद्देश्य, अगर आप उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिरों को देखेंगे तो ये नागर शैली के जो मंदिर है इसमें आपको सौंदर्य प्रयोजन अधिक दिखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि बाहर नक्काशी अलग अलग होती है जो कि कभी कभी वासना को भी बढ़ाती है, तो यहाँ पर सौंदर्य श्रृंगार आदि का प्रयोजन और आदि का नक्काशी आपको बहुत प्रमाण में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ के दक्षिण भारत के जो द्राविड़ शैली के मंदिर है इसमें सौंदर्य के उद्देश्य की पूर्ति मुख्य रूप से नहीं रखी गई है। हालांकि मध्यकाल में कुछ भी द्राविड़ शैली के कुछ मंदिर मिले हैं जहां पर बाहर आपको वहां पर नक्काशी देखने को मिलती है, लेकिन ये किसी और मंदिर से प्रभावित होकर ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ है। पर मुख्य द्राविड़ शैली में ये प्रयोजन कभी रहा नहीं है। यहाँ का मुख्य प्रयोजन, यहाँ के जो दक्षिण भारत के जो द्राविड़ शैली के मंदिर है वो शिक्षा के केंद्र के रूप में, आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में ही बनाए गए हैं। हालांकि